नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात करेंगे यूपी चुनाव में पीडीए इफेक्ट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव से पहले पार्टी के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। अब तक लगातार मुख्यमंत्री अकेले धुआंधार प्रचार में जुटे नजर आ रहे थे। जहां चुनाव होना है उन जिलों का खुद दौरा कर रहे थे, सौगातें दे रहे थे। लेकिन अब जिम्मेदारी सबकी तय होगी। मुख्यमंत्री ने अपने एक्शन से साफ कर दिया है कि उपचुनाव की कमान जरूर उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है, लेकिन पार्टी में उनको अलग थलग करने की चाह रखने वाले अब वो भी हार जीत में बराबर के जिम्मेदार होंगे। और इसके तहत सीएम ने अपने मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और सरकार में शामिल सहयोगियों सभी की जिम्मेदारी तय कर दी है। इन जिम्मेदारियों के साथ मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश भी है, सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाएं, योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करें और संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सामंजस्य हो ये बैठकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में आज देखिए कितनी काम करेगी सीएम योगी की नई रणनीति। यूपी चुनाव में कैसा दिखेगा पीडीए इफेक्ट। विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए आप डबल इंजन की भाजपा की सरकार के समर्थन के साथ, एनडीए के साथ खड़े होइए। हम लोग अपनी सीटें तो वापस लाएंगे भी, लेकिन सपा की जो सीटें रही हैं उनको भी छीनेंगे। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए रणनीति। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वो सूबा जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर माहौल चुनावी है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल की देरी है, लेकिन उससे पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने सियासी आबो हवा को गर्म कर दिया। एक तरफ पीडीए का झंडा लिया अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश के पीडीए की काट ढूंढने में लगी। यूपी में इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव ने संभाल रखी है और वो लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने पीडीए वोट बैंक को दुरुस्त करने में लगे। वो जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अखिलेश को उम्मीद है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को पीडीए का साथ मिला था, ठीक वैसे ही 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी उनका ये मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर उन्हें बम्पर जीत दिलाएगा। 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए रणनीति। सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें जीतने के बाद से अखिलेश यादव बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो आने वाले 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इसके लिए वो लगातार इन विधानसभाओं के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पीडीए के फार्मूले के सहारे ही अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जुटे हुए हैं और यही पीडीए का फार्मूला अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है और वो इसकी काट ढूंढने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो कि प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। 2019 तक पीडीए का एक हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ा था, लेकिन 2024 में विपक्ष के संविधान विरोधी नैरेटिव ने वोटर्स के मन में संशय की स्थिति पैदा कर दी और ये वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया और इस मौके को अखिलेश ने बखूबी भुनाकर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की कमान संभालते हुए अब बड़े बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के प्रभार में बड़ा फेरबदल कर दिया। सीएम योगी ने 75 जिलों में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदल दिए। सिर्फ मिर्जापुर को छोड़कर उपचुनाव वाली सभी सीटों के प्रभारी बदल दिए गए। प्रभारी मंत्रियों को चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पास 25-25 जिलों का प्रभार रहेगा। प्रभारी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में हर 4 महीने पर रोटेशन के आधार पर बदलाव भी किया जाएगा। प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में 24 घंटे महीने में कम से कम एक बार गुजारने होंगे। इस दौरान वो पार्टी की कोर कमेटी के नेताओं से विस्तृत चर्चा कर एक रिपोर्ट भी सीएम कार्यालय को भेजेंगे। माना जा रहा है कि ये बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षा के विपरीत परिणाम मिले और आने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी ये बदलाव बेहद जरूरी माना जा रहा था।
हालांकि अब ये बदलाव कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। माना जा रहा है कि यह बदलाव उपचुनाव को देखते हुए किया गया है, लेकिन बीजेपी इसे एक रूटीन प्रक्रिया बता रही है। जो आज बने 4 महीने के बाद फिर बदले जाएंगे। मंत्रियों को अलग अलग जिले में प्रवास करने का अवसर मिलता है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखने का अवसर मिलता है, वहाँ सहयोग करने का अवसर मिलता है और जो वहाँ समस्याएं होती है उसको बताने का अवसर मिलता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की कि 4-4 महीने के अंतराल में लोग बदले जाते हैं, उनको जिलों का प्रभार बदला जाता है, नए जिले दिए जाते हैं और उससे बेहतर जानकारी ऊपर तक मुहैया होती है। भले ही बीजेपी इसे रूटीन प्रक्रिया मान रही हो, लेकिन विपक्ष इस फैसले को लेकर बीजेपी पर और हमलावर नजर आ रहा है। सपा कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी की हताशा करार दे रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि चेहरों को बदल देने से कुछ नहीं होने वाला और अब जनता उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को करारा जवाब देने जा रही है। अभी तक मोदी से पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ से लड़ाई चली रही थी। अब उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ अपने मन से उत्तर प्रदेश में अपने सिस्टम को बनाने में लगे हुए हैं। ये बात किसी से अब छुपी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इशारे पे अब काम नहीं करना चाहते हैं, वो अपने इशारे पे काम करना चाहते हैं। 10 विधानसभा के चुनाव में मौजूदा परिस्थितियां जो है उससे चाहे योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये सारी ताकत लगा देंगे। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों को विजय श्री की माला पहनाने जा रही है। मुख्यमंत्री जी एक बात नहीं समझते हैं कि चेहरों को बदल देने से उनके प्रशासन का निकम्मापन नहीं खत्म हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा पिछले 5 सालों से सड़क पर लड़ रहा है। कोर्ट कहता है कि आरक्षण की नियमावली का पालन नहीं किया गया। आए दिन इस प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है। तो क्या इन मुद्दों को चेहरे बदल देने से ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म होंगे। जनता उनका सच जान चुकी है, लोकसभा में जवाब दे चुकी है और अब इन 10 सीटों पर भी जवाब दे देगी। दरअसल यूपी की राजनीति में पीडीए सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जिसके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। अखिलेश अब इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि बिना पीडीए के 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी संभव नहीं है। यही वजह है कि वो लगातार पीडीए वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गए। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को काला अध्याय करार देने में जुटे। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया। जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर प्रभारी मंत्रियों को बदलने के पीछे वजह क्या है। तो जानकारों के माने तो प्रभारी मंत्रियों के बदलने के पीछे की 2 वजहें। पहला, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन। दूसरा, मंत्रिमंडल में विस्तार। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से पार्टी उपचुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, सपा से भाजपा में आए दारा सिंह चौहान, भाजपा के सुनील शर्मा और रालोद के अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। चारों कैबिनेट मंत्री को अभी तक जिलों का प्रभार नहीं मिला था। योगी सरकार के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अब केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। जितिन के मंत्री बनने से भी 2 जिलों का प्रभार खाली था। ऐसे में इस बदलाव के पीछे ये कारण भी माने जा रहे हैं। तो ये जो अभी ताजा बदलाव किए हैं, सभी 75 जिलों के मंत्रियों के जो प्रभारी थे उनमें फेरबदल किया गया है, जिसमें से 2 जिले छोड़ दिए गए हैं, पीलीभीत और मिर्जापुर। ये अलग है। ये एक हमेशा प्रदेश सरकार की परंपरा रही कि मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया जाता है जो वहां की मीटिंगों में भाग लेते हैं। तो उपचुनाव से इसको नहीं देखा जा सकता, ये अलग है। और जो 30 मंत्री पहले ड्यूटी लगाई जा चुकी है, 3-3 मंत्रियों की, एक आध जगह 4 मंत्री हैं, कहीं 2 मंत्री हैं, इस तरह से उन्होंने उपचुनाव के लिए अलग से लगाए हुए हैं।
तो यूपी उपचुनाव की बारी है। लड़ाई बड़ी है तो तैयारी भी बड़ी हो रही है। जिलों के प्रभारी बदल दिए गए हैं। तो जिन सीटों पर उपचुनाव होना है 10 सीटें, वहां का प्रभार किनको मिला है, हम एक एक करके आपको उन चेहरों से रूबरू करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मंत्री सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। और कहां का प्रभार, तो अयोध्या का प्रभार इनको मिला है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, आपको बता दें। दूसरा, गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री हैं यूपी में। अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत इनको प्रभार मिला है। कटेहरी में याद रखिए उपचुनाव होना है और बसपा का लंबे समय तक कब्जा यहां पर रहा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी और सपा के बीच ही असल फाइट मानी जा रही है। तीसरा नाम, एक बड़ा नाम है, स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री यूपी में, और उनको प्रयागराज जिले का प्रभार मिला है। फूलपुर में, प्रयागराज जिले के ही अंतर्गत आती है, वहां पर चुनाव होना है। इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, मिर्जापुर, इस जिले का प्रभार इनको मिला है। मझवा में उपचुनाव होना है और यहां बता दें आपको, हालांकि मझवा की ये सीट, खबर है कि निषाद पार्टी ने उपचुनाव में इस पर अपना दावा जताया है। गठबंधन में आगे क्या होगा, यह देखना होगा। अगला नाम असीम अरुण का, समाज कल्याण मंत्री है। गाजियाबाद जिले का प्रभार मिला है। गाजियाबाद सदर में उपचुनाव होना है। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री हैं यूपी में। कानपुर नगर के अंतर्गत इनको प्रभार मिला है। सीसामऊ में आपको बता दें उपचुनाव होना है और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। वहां से नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। अगला देखिए, अनिल कुमार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, आरएलडी से आते हैं। मुरादाबाद जिले के अंतर्गत इनको प्रभार मिला है। कुंदरकी में यहां उपचुनाव होना है। आरएलडी के कोटे से मंत्री हैं और संभावना है कि बीजेपी ये कुंदरकी सीट जो है उपचुनाव में आरएलडी के लिए छोड़ भी दे। आगे देखिए, सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री, मुजफ्फरनगर जिला इनको मिला है। मीरापुर में यहां भी उपचुनाव होना है। इसके अलावा अगला नाम है नरेंद्र कश्यप का, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। मैनपुरी बेहद अहम है, करहल में उपचुनाव होना है, आपको पता है। इसी करहल सीट से अखिलेश यादव पहले विधायक थे। मैनपुरी के अंतर्गत आती है और मैनपुरी सपा का मजबूत गढ़, और ऐसे में नरेंद्र कश्यप पर बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि फेरबदल आगे होगा। अगला नाम लक्ष्मी नारायण चौधरी का, गन्ना के विकास एवं चीनी मिल मंत्री, अलीगढ़ का प्रभार इनके खाते में। और खैर में उपचुनाव होना है। खैर विधानसभा में जाट वोट का बहुत महत्व माना जाता है और जाट जिसके साथ उसकी जीत, और ऐसे में बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल बड़ी है। अब जब प्रभारी बदले हैं तो इसके पीछे की रणनीति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। क्या रणनीतियों के तहत यह फैसला, तो जिले के प्रबुद्ध लोगों, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे पहला। इसके अलावा लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना, यह प्राथमिकता में शामिल होगा इन मंत्रियों की जिम्मेदारी के तौर पर। पार्टी के लिए माहौल तैयार करने का भी जिम्मा इन मंत्रियों के कंधे पर होगा। और बड़ी बात, सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे, यानी जो लूप होल्स लोकसभा चुनाव में पार्टी में दिखाई दिए उनको भरने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ताकि नुकसान कम किया जा सके, उपचुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सके। 10 सीटों पर उपचुनाव, एक तरफ जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए यह साबित करने का मौका है कि उनका पीडीए कोई तुक्का नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ा है। विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इनमें से 5 सीटें ही अभी बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के पास है। पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर मनोबल बढ़ाया जा सके। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये जीत भाजपा के लिए टॉनिक का काम करेगी। बाई इलेक्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 10 में से 8 जगहों पे जा चुके हैं। केवल 2 सीटों पे अभी उनका दौरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जल्दी वो दौरा करेंगे और बीजेपी बहुत ज्यादा 10 में से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। और पार्टी तो हमेशा चुनाव के मोड में होती है, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के मोड में तो सरकार हमेशा है और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है वो भी पूरे तरीके से सक्रिय है। एक तरफ अखिलेश पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, 10 सीटों पर बंपर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तैयारियों को पुख्ता बताते हुए न सिर्फ अपनी जीती हुई सीट वापस हासिल करने का दावा कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की जीती सीटों को छीनने की भी बात कर रहे हैं। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग अपनी सीटें तो वापस लाएंगे भी, लेकिन सपा की जो सीटें रही हैं उनको भी छीनेंगे। दरअसल अगर इन 10 सीटों के पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में गाजियाबाद की सीट बीजेपी ने जीती थी, जिसे 2022 में बीजेपी जीतने में कामयाब रही। कटेहरी सीट 2017 में बीएसपी के पास थी, लेकिन 2022 में ये सीट सपा ने जीत ली। करहल सीट 2017 में सपा के पास थी और 2022 में भी सपा ने ही जीत हासिल की। मिल्कीपुर में 2017 में बीजेपी ने जीत का झंडा बुलंद किया था, तो वहीं 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। मीरापुर 2017 में बीजेपी के पास थी, लेकिन
2022 में वो आरएलडी के पास चली गई। मझावा सीट 2017 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2022 में वो सीट निषाद पार्टी ने जीत ली। सीसामऊ सीट 2017 में समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में किया था, तो वहीं 2022 में अपनी जीत की लय समाजवादी पार्टी ने बरकरार रखी। खैर सीट 2017 और 2022 में भी बीजेपी के पास ही रही। फूलपुर 2017 में बीजेपी ने जीती थी, 2022 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रही। वहीं कुंदरकी में सपा ने पिछले दोनों चुनावों में जीत हासिल की, यानी पिछले आंकड़ों को देखें तो मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा। योगी जानते हैं कि ये उपचुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट है। यही वजह है कि वो लगातार अखिलेश के पीडीए को झूठ का पुलिंदा बताने में जुटे। जनता का ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता से नहीं बल्कि माफियाओं से प्यार है। सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है। वहीं अखिलेश इसे बीजेपी की हताशा करार दे रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि पीडीए ने इन्हें लोकसभा में हराया है और अब बीजेपी को उपचुनाव में भी पीडीए से हार का डर सताने लगा। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए ने मोदी योगी दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। दरअसल 10 सीटों के उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दबाण चल रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे को अपने शब्दबाण से घायल करने में लगे। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। समाजवादी पार्टी को मठ मंदिर और माफिया में अंतर नहीं पता है। ये सब माफिया की मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं, सनातन को क्या जाने। दरअसल यूपी की 86.5% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि बिना पीडीए के किसी की सरकार नहीं बननी। यही वजह है कि हर दल इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में लगा है। तो अखिलेश यादव पीडीए पर अपने सियासी करियर का जब सबसे बड़ा दांव खेल रहे हैं, तो उनकी पार्टी में पीडीए से कितने सांसद आते हैं, आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। कुल मिलाकर के आप जानते हैं 86.5% इनका कुल मिलाकर के इनकी संख्या है। पिछड़ा 20 सांसद, दलित से 8 सांसद, अल्पसंख्यक 4, यानी कि कुल जोड़ दें तो यह हो जाता है 32, यानी 86%। चुनाव में सपा का पीडीए नैरेटिव असरदार रहा और इनमें से सबसे चौंकाने वाला नाम अयोध्या से रहा। अयोध्या में बीजेपी की हार ने हर किसी को चौंकाया। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण श्रेय लेने वाली बीजेपी को अयोध्या में हार मिली और सपा जीत गई। और यहीं से अखिलेश को समझ आ गया कि पीडीए के रथ पर सवार होकर 2027 में यूपी का किला फतह किया जा सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।